हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे अपनी क्लास 11th की ज्योग्राफी की बुक पर, जिसका टाइटल है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है और अगर आपको बेसिक जानना है कि हमारे जो अर्थ है उस पर चाहे कोई भी चेंज हो रहा है, चाहे अगर हम ऋतु से मान ले या फिर मौसम से संबंधित मान ले या फिर भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे आती है, ये सभी जो फैक्टर हैं उनको समझने के लिए या फिर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी फैक्टर्स को समझने के लिए हमारी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इस बुक को आप अच्छे से समझोगे तो आपके ज्योग्राफी से संबंधित फंडामेंटल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर 3 होगा और चैप्टर 3 में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। जनरली हम ये समझते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बाहरी भाग है, जैसे हम बात करें पर्वत है, पठार है, मैदान है, इनका निर्माण कैसे हुआ। अगर इनके निर्माण से संबंधित अगर हम बात करें या फिर हम ये समझें कि हमारी पृथ्वी है कैसी, क्या ये गेंद के समान है, क्या ये बाहर से कठोर है, क्या ये अंदर से खोखली है, इन इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज हमारा जो चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं तो हमें पृथ्वी के बाहरी भाग में होने वाले परिवर्तनों और जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनके बारे में पता चलेगा। स्थलाकृति कैसी, जैसे हम बात करें पर्वतों की, पहाड़ों की, मैदानों की, इनका निर्माण कैसे हुआ। इन्हें समझने के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग को सबसे पहले समझने होगा। इसमें हम ये देखते हैं, जैसे इसमें हमसे क्वेश्चन किया गया एनसीईआरटी में कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मिट्टी निकलती है, जो धुआं है, जो आग है, जो मैग्मा है, आप उसे कैसे देखते हैं। अगर हम इसे देखें तो ये हमारी पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं वो, और ये क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है, अप्रत्यक्ष हमारे स्रोत है। अब अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत का सीधा सा अर्थ है कि जिन्हें हम डायरेक्ट रूप से देख नहीं पाते या जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। जैसे हम बात करें कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आप क्वेश्चन करोगे कि सर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपने क्या जाकर देखा है वहां पे कि टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे। इसका अनुमान हम ऐसे लगाएंगे कि जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है वो गर्म है। इस आधार पर हम ये सोच सकते हैं कि जो जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा और आंतरिक भाग में भी टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। तो हमारा डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ संबंध नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट जाके वहां पे देखा नहीं है। तो ये कैसे स्रोत होते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो प्रत्यक्ष स्रोत में हम देखते हैं कि हम जो हम आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हमने महसूस किया है, जो हमारी अनुसंधान का केंद्र है, जो हमारी अनुसंधान के प्रयोग से हमने इसे साबित किया है कि ये प्रत्यक्ष स्रोत है। ओके। अब हम दो अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत को हम अभी समझेंगे, इनके एग्जाम्पलों से हम इसे देखेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि जो अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रिया क्या है। अगर हम बहिर्जात प्रक्रिया की बात करें, बहिर्जात प्रक्रिया ऐसी है कि जो हमारी पृथ्वी है, अगर पृथ्वी पर सूर्य की किरण से या फिर पवनों से कोई भी परिवर्तन होता है, कोई भी प्रभाव पड़ता है और उससे कोई स्थलाकृति का निर्माण होता है तो वो बहिर्जात होती है। आप समझ रहे होंगे कि हमारा, जैसे मान लीजिए आगे हम चित्र में देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर पहाड़ है। अब पहाड़ से अगर सूर्य की किरणें टकराएगी, पवनें टकराएगी, वर्षा होगी, तो कुछ समय बाद ये पहाड़ का अपक्षय होगा, अपरदन होगा और वो मैदान में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रभाव क्या कहलाता है, ये प्रभाव कहलाता है बहिर्जात प्रक्रिया कहलाती है। अगर हम आंतरिक बात करें तो पृथ्वी अंदर से गर्म है और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है और लावा के जमाव से यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया कौन सी है, ये अंतर्जात प्रक्रिया है।
तो जो आंतरिक भाग से जो भी प्रक्रिया संपन्न हो रही है, आंतरिक भाग से जो भी स्थलाकृतियां निर्मित हो रही है, हम उन्हें अंतर्जात प्रक्रिया कहते हैं। और जो बाहर से प्रभाव पड़ रहा है और उससे कोई स्थलाकृति निर्मित हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्जात प्रक्रिया कहते हैं। आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि बहिर्जात और अंतर्जात प्रक्रिया क्या है। जो बाहर से घटित होता है और ये आंतरिक से घटित होता है। आंतरिक में हमने एग्जाम्पल लिया ज्वालामुखी का, हम भूकंप को भी समझ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है वो क्या है? कठोर है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्थलमंडल कहते हैं। इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का जो बाहरी आवरण है, ये क्या है? कठोर है। ये तो हमें देखने से भी पता चलता है कि जो बाहरी आवरण है जिस पे हम निवास करते हैं, वो क्या है? कठोर है। और इसे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। अगर हम स्थलमंडल की बात करें, तो स्थलमंडल मुख्यतः किससे बनकर बना होता है? ये भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना होता है। इनसे हमारे स्थलमंडल का निर्माण होता है और जो बेसिकली क्या होता है? कठोर होता है। अब हम भूगर्भ की जानकारी से संबंधित स्रोत की बात करते हैं कि जो भूगर्भ है, भूगर्भ की जानकारी जनरली हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6378 किलोमीटर है। ओके। अब हमें इस 6378 किलोमीटर, यानी ये पृथ्वी है और इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6378 किलोमीटर है। अब 6378 किलोमीटर के आंतरिक भाग को समझने के लिए हमने दो माध्यम चुने हैं। एक है प्रत्यक्ष माध्यम, दूसरा प्रत्यक्ष माध्यम। अगर हम प्रत्यक्ष माध्यम की बात करें, तो प्रत्यक्ष माध्यम ये होगा कि हम डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर जाएं और वहां से जानकारी प्राप्त करें। लेकिन ये ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी, गहराई बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इस संभव में, इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि पहला जो स्रोत है वो खनन है। खनन प्रक्रिया के द्वारा हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता है। और ये हमारा क्या प्रत्यक्ष स्रोत है। लेकिन अब तक मानव ने 3 से 4 किलोमीटर तक ही खनन प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष स्रोतों का पता लगाया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानों में 3 से 4 किलोमीटर तक की गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। और अभी हमने समझा जैसे जैसे तापमान अधिक गहरा होगा, गहराई पर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो असंभव क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज अंदर जाएगी, चाहे इंसान जाए या कोई मशीन जाए, तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो ये संभव नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला हमारा जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो क्या है? खनन के द्वारा है। अब हम सेकंड समझते हैं। जैसे चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ का जो भाग है वो बहुत ज्यादा गर्म है, यहाँ तक जा पाना संभव नहीं है। अगर इंसान अंदर गया भी है तो यहाँ तक, यानी ओनली 3 किलोमीटर तक ही जा पाया है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है वो है ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना। और इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है। ये आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है, जहां पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक गहराई में जाया गया है। और ये अधिकतम कितनी है? 12 किलोमीटर तक ही जा पाना संभव है, इससे ज्यादा नहीं। और ये कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्र का जो कोला रीजन है, वहां पर ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया गया है समुद्र के अंदर। और ये अधिकतम कितना है? 12 किलोमीटर। आप इस चीज को समझिए कि ये भी मानो यहाँ तक भी 12 किलोमीटर जाने में ही संभव हो पाया है, इससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा। तो दूसरा प्रोजेक्ट ये हो गया। अगर हम तीसरा देखें, तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, मेग्मा होता है, फिर वो धरातल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहा जाता है। लावा को लेव में भेजा जाता है और लावा के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है और उसमें कौन से खनिज तत्व है और कैसे
किन खनिज तत्वों से मिलकर हमारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो बना है। तो लावा हमारा क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत है। इसके अलावा अब हम समझते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने पहले देख लिया कि खनन क्रिया में हम देखते हैं जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। हमने 3 या 4 किलोमीटर तक तो देख लिया, हाँ टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इससे आगे हमने अनुमान ही लगाया है कि अगर हम 6378 किलोमीटर यानी पृथ्वी की त्रिज्या तक पहुंचते हैं, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और वहां पर जो भी पदार्थ मिलेगा वो बहुत लिक्विड फॉर्म में मिलेगा यानी बहुत ही द्रवित फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमने अनुमान लगाया, जाकर नहीं देखा है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा हम देखते हैं उल्काएं। अब ये उल्काएं क्या है, इसे आप इस चित्र से समझिए कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ ही अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। इन ग्रहों के साथ कुछ उल्काओं का, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ये हमारी पृथ्वी है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। जब ये पृथ्वी की तरफ टूटकर पृथ्वी की तरफ आते हैं तो घर्षण के कारण, बहुत ज्यादा तेज घर्षण, और घर्षण कैसा कि यहाँ पे वायु होगी, वायुमंडल होगा, कुछ आणविक पदार्थ भी होंगे, उनसे टकराने के बाद ये बर्न हो जाएंगे और पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं और इनका अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन करने का आधार ये कि जब पृथ्वी बनी थी उसी समय ये जो उल्काएं हैं वो बनी थी और जिस पदार्थ से हमारी, जिस खनिज से हमारी पृथ्वी बनी है उसी खनिज से ये उल्काएं बनी हैं। अगर हम उल्काओं को अध्ययन करते हैं तो कुछ मात्रा तक हमें ये पृथ्वी के जो तत्व है उनका भी अध्ययन हम कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उल्काएं डायरेक्ट पृथ्वी का भाग नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसी समय उल्काओं का निर्माण हुआ, उसी तत्वों से, उसी पदार्थ से उल्काओं का निर्माण हुआ है। तो उल्काओं के अध्ययन से हम कुछ मात्रा तक या कुछ सीमित स्रोत की कुछ सीमित स्रोत मानकर उल्काओं को हम पृथ्वी का इसे अप्रत्यक्ष स्रोत मान सकते हैं। ओके, अब तीसरा अगर हम समझे, तीसरा होता है गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र या भूकंप संबंधी क्रिया शामिल है। अब भूकंप से संबंधित हम आगे चर्चा करेंगे कि भूकंप से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी कैसे होती है। इससे पहले हम समझते हैं कि हमें गुरुत्वाकर्षण से कैसे जानकारी मिलती है। ये हमारी पृथ्वी है जो गोलाकार है। अगर हम बात करें इक्वेटर की यानी भूमध्य रेखा की, और दूसरी अगर हम बात करें ध्रुवों की, तो ये डिस्टेंस है वो कम है और ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अगर अब इस डिस्टेंस कम होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा और इक्वेटर पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। आप इस बात को समझ पा रहे हो कि अगर किससे पता चला कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, इसका जो निर्माण है, इसका आधार है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, क्योंकि दूरी ज्यादा होने के कारण। एक आप सोचिए कि अगर जैसे जैसे कोई भी पार्टिकल है वो पृथ्वी से दूर जाएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से दूर चला जाएगा। अगर कोई पार्टिकल है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक है तो उस पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इससे यहाँ पर है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र ये है और इसकी डिस्टेंस कम है तो इस चीज को ज्यादा अपने पास खींचेगी। इससे भी हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो कैसा है। इसके अलावा एक शब्द हमने यहाँ देखे, गुरुत्वीय विसंगति। विसंगति का अर्थ होता है कि जिसमें विचलन हो, सही जो हम मान के चल रहे हैं वैसा अनुमान के अकॉर्डिंग ना हो। जनरली हम मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के हर भाग पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान समान होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं पर भी घनत्व ज्यादा होगा तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी ज्यादा होगा, अगर घनत्व कम होगा तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई कागज का टुकड़ा नीचे गिर रहा है तो वो धीरे धीरे आएगा क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम लग रहा है। अगर कोई पत्थर है वो जल्दी आएगा। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर जो भी
पदार्थ है उनकी जुड़ाव के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इन पे गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा या इन पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे आप देखिए, जो हमने अभी यहाँ पे चर्चा की थी, पृथ्वी के धरातल धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दूरी कम है। दूरी के चलते इनकी गुरुत्वाकर्षण बल में विभिन्नता आ जाती है और इस विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं भूकंप। अगर हम बात करें, अभी भूकंप के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित हम इसी चैप्टर के पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक भाग की, क्योंकि जब हम पृथ्वी की आंतरिक भाग को समझ लेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप की जो तरंगे होती है, पी वेव होती है, एस वेव होती है, वो कैसे काम करती है, ज्वालामुखी कैसे बाहर आता है और ज्वालामुखी के बाहर आने का कारण क्या है और कौन सी चीजें बाहर आती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है। पहली होती है भूपर्पट्टी, दूसरी है मेंटल और तीसरी होती है क्रोड। इसे आप ऐसे समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का एक ये भाग है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये भाग हम अध्ययन कर रहे हैं। इस भाग को हमने बाहर निकाल लिया है। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मेंटल कहते हैं। जो यहाँ पे भूपर्पट्टी है, सॉरी भूपर्पट्टी है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। ये दूसरा भाग है, इसे हम मेंटल कहते हैं और तीसरे भाग को हम क्रोड कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो बेसिक होता है ये कितने किलोमीटर तक होता है? 35 किलोमीटर तक होता है। और ये 35 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर, ये जो सीमा है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। और 2900 के बाद में 6378 किलोमीटर तक क्या है? क्रोड है। अब अगर हम भूपर्पट्टी की बात करें, भूपर्पट्टी बेसिकली क्या होती है? कठोर होती है। कठोर हम इसको अनुभव भी करते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। वो पृथ्वी का भाग है, वो कैसा है? पृथ्वी का भाग कठोर है। इसको हम ऊपर वाले को अलग से समझते हैं। ये हमारा जो पृथ्वी का भाग है, ये ऊपर वाला भाग है जिसे हम भूपर्पट्टी कहते हैं। और पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये ऊपर वाला भाग भी कठोर है, लेकिन इसकी जस्ट नीचे वाला भाग अत्यधिक कठोर है। क्यों अत्यधिक कठोर है? क्योंकि इस पे दबाव ज्यादा है, दबाव के कारण ये कठोर है। और ये कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। अब इसको आप देखिए कि अगर हम बात करें, अगर भूपर्पट्टी की चौड़ाई है वो 30 किलोमीटर कहाँ पर है? महाद्वीप पर है। अगर हम महासागर पर बात करें, ये यहाँ पर मान लीजिए महासागर है, यहाँ पे पानी है, तो महासागरों में इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी किलोमीटर है? लगभग 5 किलोमीटर की समथिंग है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें कि यहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, तो पर्वत और पहाड़ में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? लगभग 17 किलोमीटर के आसपास। तो मैं बेसिकली आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी भूपर्पट्टी है वो भूपर्पट्टी महाद्वीप का जो भाग है वो ज्यादा है, महासागर का कम है। अगर हम इसमें भी महाद्वीप में भी अगर पर्वत को भी शामिल कर लें, तो पर्वत को शामिल करने पर महाद्वीप का भाग और ज्यादा विस्तृत हो जाता है। और और जो महासागर है वहां पर ये भूपर्पट्टी की जो चौड़ाई है वो कम होती है। इसलिए जनरली हम देखते हैं कि जो भी भूकंप आते हैं, जो भी जो आते हैं, हमारे ज्वालामुखी आते हैं, वो लगभग समुद्री क्षेत्रों के आसपास ही आते हैं। आपको इस चीज को समझ में आ गए होंगे, जैसे हमारी एनसीईआरटी में भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप इस चीज को देखेंगे कि महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई
महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर ही है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखला के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। जैसे हमने अभी बात की, अगर पर्वत होंगे, क्योंकि कोई पेड़ है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ की गहराई जड़ें भी तो होगी ना, इसलिए पेड़ के ऊपर के भाग के साथ साथ हम जड़ों को भी देखते हैं। इन पर्वतों की जड़ों को भी हम देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जहाँ पे पर्वत है वहां पर जो इनकी भूप्रपट्टी की जो चौड़ाई है वो सबसे ज्यादा है। ओके, क्या अब आपको ऊपर वाला भाग समझ में आ गया? अब एक बार एनसीईआरटी के चित्र से भी समझ लीजिए। जो भूप्रपट्टी है वो 35 किलोमीटर तक है। अब दूसरा जो हमारा चित्र होगा वो मेंटल से संबंधित होगा। अब मेंटल में क्या कहा गया है कि मेंटल भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यानी भूप्रपट्टी, जो हमारी भूप्रपट्टी जस्ट इसके नीचे का भाग है वो क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। और उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी है? 3900 किलोमीटर है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, और दुर्बलता मंडल का अर्थ होता है स्थेनो, शब्द का अर्थ है दुर्बलता से। आप इसे ऐसे समझिए, हमने पहले ये समझा, ये हमारा ऊपर वाला भाग मान लीजिए, इसे हम कम ही रखते हैं। ये हमारा क्या है? भूप्रपट्टी है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा मेंटल है। अब इसमें कहा गया है कि जो ऊपर का भाग है, ये हमारा स्थल मंडल है। अब स्थल मंडल में क्या शामिल होगा? स्थल मंडल में शामिल होगा जो हमारा ये भूप्रपट्टी है। भूप्रपट्टी के साथ साथ जो हमारा ऊपरी मेंटल है, उस भाग को हम किस में शामिल करेंगे? उसमें हम स्थल मंडल को शामिल करेंगे। दूसरा बात है, अलग ही बात करें दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल हमारे समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम ज्वालामुखी समझेंगे तो हमें दुर्बलता मंडल को जानना होगा। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा मंडल है जहाँ पे दुर्बलता होगी। किस सेंस में? दुर्बलता मंडल का अर्थ है कि जो हमारा ये क्षेत्र है वो दुर्बलता मंडल होगा। लगभग 200 से लेकर 700 का क्षेत्र है वो दुर्बलता मंडल है। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ की जो चट्टानें होगी वो कैसी होगी? सेमी सॉलिड होगी, यानी अर्ध कठोर होगी। यानी यहाँ पर इसमें क्या होगा? पिघली अवस्था में होगी। क्यों होगी पिघली अवस्था? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद में ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? दुर्बलता मंडल कहलाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? तो दुर्बलता मंडल ऊपरी मेंटल में स्थित है। याद रखना कि दुर्बलता मंडल ओनली ऊपरी मेंटल में स्थित है। यहाँ पर भूप्रपट्टी नाम नहीं आएगा, भूप्रपट्टी में शामिल नहीं है। ये ओनली कहाँ शामिल है? ये ओनली ऊपरी मेंटल में शामिल है, क्योंकि भूप्रपट्टी तो 35 किलोमीटर तक समाप्त हो जाती है। 35 के बाद में ये ऊपर दुर्बलता मंडल स्टार्ट होता है 200 से 700 के बीच में। इससे पहले स्थल मंडल है। स्थल मंडल में हम देखते हैं कि दोनों शामिल होते हैं, कि भूप्रपट्टी भी शामिल है और ऊपरी मंडल भी शामिल है। स्थल मंडल के जस्ट बाद में हम देखते हैं कि हमारा दुर्बलता मंडल आता है जो 200 से 700 किलोमीटर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 2900 किलोमीटर तक, यानी जैसे ही दुर्बलता मंडल समाप्त होता है उसके बाद में 2900 किलोमीटर तक क्या है? निचला मेंटल है। और वो कौन सी कंडीशन में है? वो कठोर कंडीशन में है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दोबारा मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझा देता हूँ। ये ऊपर का भाग है, ये कठोर है, लेकिन और ये जो भाग है ये क्या है? ये स्थल मंडल है। लेकिन ये जो भाग है 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक, ये क्या? दुर्बलता मंडल है, क्योंकि दबाव ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये जो चट्टानें हैं वो पिघल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा मेग्मा निकलता है, जो हमारा लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी निकलती है, उसका स्रोत क्या है? वो कहाँ से निकलता है? वो दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। उसके बाद की जो कंडीशन है वो कठोर है। अब हम चर्चा करते हैं
ये जैसे यहाँ पे बताया गया ठोस अवस्था में होता है निचला मेंटल हमेशा। अब क्रोड पे चर्चा करते हैं। ये जो नीचे का भाग है वो पूरा क्रोड है। और क्रोड की सीमा कहाँ से होती है? क्रोड की सीमा होती है कि निचले मेंटल से लेकर, जहाँ पर निचला मेंटल खत्म होगा वहां से क्रोड स्टार्ट हो जाएगा। क्रोड को हम दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें लिखा गया एक बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। अब एक बात मैं आपको एनसीईआरटी से इतर भी बता देता हूँ कि हमने देखा कि ये पिंगली अवस्था में है जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकलता है। तो इसके पिघले व्यवस्था का कारण एक तो हमने गहराई मान लिया, दूसरा इसमें यहाँ पे रेडियोधर्मी तत्वों की अधिकता के कारण भी यहाँ की जो चट्टानें है पिघली अवस्था में होती है, क्योंकि रेडियोधर्मी तत्वों का एक गुण होता है कि वो हीट जनरेट करते हैं और हीट जनरेट करने के कारण जो यहाँ की चट्टानें होती है वो पिघली व्यवस्था में आ जाती है। दोबारा मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ, आप इस चीज को दोबारा समझिए। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये जो बाहरी भाग है उसे हमने भूप्रपट्टी मान लिया। इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या है वो दूसरे मंडल में नहीं, हमारे मेंटल में है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग और भूप्रपट्टी मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। और जो बात हम कर रहे हैं ये हो गया हमारा स्थलमंडल। आप इसे स्थलमंडल मान लीजिए। अब स्थलमंडल के बाद में हम देखते हैं कि जो बाद का भाग है वो हमारा क्या हो गया? दुर्बलता मंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चट्टानें किस अवस्था में है? चट्टानें यहाँ पर गर्म गलित अवस्था में है। और हमें इसे क्यों कहा है दुर्बलता मंडल? और दुर्बलता मंडल कौन से क्षेत्र में है? दुर्बलता मंडल ओनली ऊपरी मेंटल में है। इस चीज को आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि जो दुर्बलता मंडल है वो कौन से में है? ऊपरी मेंटल में। उसके बाद में जो चीज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है ये जो हमारा पोर्शन है वो कैसा है? कठोर अवस्था में है। अब हम क्रोड पर बात कर रहे हैं, क्रोड को समझ लेते हैं। क्रोड को बेसिक दो भागों में हमने देखा है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। जो बाह्य क्रोड होता है वो कौन सी अवस्था में है? वो गर्म गलित अवस्था में है, यानी लिक्विड में है, यानी ये पिघली अवस्था में है। लेकिन अंदर का भाग क्या? कठोर है। ऐसा क्यों है? इससे आप समझिए कि जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो जो भारी तत्व थे वो कहाँ बैठ गए? जमीन के अंदर चले गए। और इस कारण ये भाग जो हमारा क्या हो गया? कठोर हो गया। लेकिन अधिक गहराई पर टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर की खासियत होती है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हीट जनरेट करता है। आप इसे ऐसे समझिए, इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? संवहन धारा को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो ये धारा निकल रही है ये संवहन धाराएं हैं। ये क्यों निकल रही है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो हीट है वो बाहर निकलेगी। और बाहर निकलेगी तो ये भाग तो कठोर रहेगा, लेकिन इस हीट से जो ये भाग है वो कैसा हो जाएगा? वो पिघली अवस्था में आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे तो क्या है? लोहा ऐसक है, निकिल आयरन है, लेकिन इसकी हीट का प्रभाव इस भाग पर पड़ेगा और पिघली अवस्था में आ जाएगा। जैसे हमारी एनसीईआरटी में इसको मेंशन भी किया गया है। और क्रोड भारी पदार्थों में निकल भी है और लोहा यानी आयरन भी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। आपको मेरे ख्याल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो समझ में आ गई होगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो हमने समझ लिया है।
अब इसके बाद में हम इसी लेक्चर में चलो हम भूकंप को भी समझ लेते हैं। अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप क्या है? भूकंप का बेसिक मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर अगर कोई कंपन होती है और इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से कोई कंपन होगी और इस कंपन का जो प्रभाव है पृथ्वी के धरातल पर पड़ेगा और इस धरातल पर पड़ने से क्या होगा? यहाँ पर हलचल होगी और इस हलचल को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। और ये भूकंप बनने का कारण क्या है? भ्रंश। मान लीजिए दो चट्टानें हैं, अगर ये एक दूसरे से टकराती है तो भूकंप का निर्माण होगा, या एक दूसरे से दूर चली जाती है तो भी क्या होगा? भूकंप का निर्माण होगा, क्योंकि टकराने से या फिर दूर जाने से यहाँ से संवहन धारा निकलेगी और इस धारा के ये धारा कहाँ टकराएगी? हमारी धरातल से टकराएगी और धरातल पर टकराने से क्या होगा? पृथ्वी की जो सतह है वहां पर हलचल पैदा होगी और इस हलचल को ही हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है साधारण भाषा में, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? हमने अभी देखा कि भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है, ये भ्रंश है और उनके किनारे से ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी से टकराती है और इससे पृथ्वी में हलचल होती है, इसी से भूकंप का निर्माण होता है। अगर हम देखें कि भूकंप, ये पृथ्वी है और जहां से भूकंप निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी इसे हम फोक्स कहते हैं। और जहां पर ये सबसे पहले टकराता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और सबसे पहले कहाँ टकराता है? अगर यहाँ पे भूकंप आया तो उसके 90 डिग्री अंश समकोण पर सबसे पहले टकराएगा, क्योंकि यहाँ पे टकराएगा तो ये कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है और ये 120 के समथिंग हो जाएगा और 90 डिग्री के सबसे पास में है। तो ये जब सबसे पहले जिस पॉइंट पे टकराता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ओके। अब भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगों को हम मेनली दो प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में बताया गया, बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भूकंपीय तरंगे और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। अगर हम भूकंपीय तरंगों की बात करें तो भूकंपीय तरंगों व भूकंपीय तरंगे, जैसे यहाँ से भूकंपीय तरंगे निकलेगी तो वो दो वे में निकलती है, एक को हम अस तरंगे कहते हैं, एक को हम पी तरंगे कहते हैं। अस तरंगे होती है और पी तरंगे होती है। पी तरंगों की खासियत ये होती है कि धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है और अस तरंगे बाद में पहुंचती है। क्यों? क्योंकि ये, अगर ये कोई तरंग है मान लीजिए, और तरंग की दिशा में ही अगर इनका कंपन हो रहा है तो ये सबसे पहले पहुंचेगी। लेकिन द्वितीय तरंग अस तरंगे तरंग कंपन की दिशा में ना चलकर समकोण की दिशा में चलती है और इसीलिए अगर हम देखें यहाँ से तरंग चल रही है, यहाँ से कंपन हो रहा है तो यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या होगा कि पी तरंगों की क्षमता इतनी है वो संकुचन कर सकती है, फैलाव कर सकती है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये गर्त का निर्माण भी करती है, यानी उनमें उठापटक ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें, ये तरंगे हैं, पहली कंडीशन में ये यहाँ पर था, दूसरे तरंगे में यहाँ था, तो ये हलचल है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि अस्तरंगे हैं विनाशकारी होती हैं। अस्तरंगों की बात करें तो ये ओनली ठोस माध्यम में ही संचरण कर सकती है। पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में ही संचरण कर सकती है। पी तरंगों को समझ लिया हमने, अस्तरंगों को समझ लिया। अब इसके बाद का जो चैप्टर है हम बाद में ज्वालामुखी है वो उसके बाद में चर्चा करेंगे। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।